हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है? यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, और उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला जो इसका यूज है वो किसमें है? तो पहला यूज है वो किसमें है? डिस्टेंस फार्मूले में। ठीक है, हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे यूज किया गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, that is P and Q, okay, is given by। ठीक है, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो पॉइंट P है। अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी, यहाँ से हम लोग एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है P है, ये पॉइंट हम लोग का Q है। ओके, तो P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो P पॉइंट दिया गया है, इसको अगर हम लोग कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, P जो है वो Z1 है और जो Q है वो किससे है? Z2 से है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग Z1 यहाँ Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट Z1 एंड Q पॉइंट इज Z2। तो जो हम लोग का P और Q के बीच का डिस्टेंस होगा वो कैसे फॉर्म होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी Z1 Z2 कोई भी एक वेक्टर्स कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो उसको हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और जो Z2 माइनस Z1 होगा, ओके, अगर हम लोग का P से Q का डिस्टेंस पता ना, तो जो Z2 माइनस Z1 का मॉड होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। ये कैसे? अगर कोई भी हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन दिया गया है, अगर यहाँ इसी यही अगर इसको हम लोग अलग से समझते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक कोऑर्डिनेट प्लेन दैट इज एक आर्गेंट प्लेन दिया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग का पॉइंट P है, यहाँ Q है। ठीक है, ये पॉइंट P यहाँ Q है। तो अगर इसका Z2 है और इसका Z1 दिया गया है, तो इनके जो बीच का जो PQ लाइन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? Z2 माइनस Z1 होगा। ठीक है, और ये क्या है? एक Z2 माइनस Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। ठीक है, तो PQ के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो उनका बीच का लेंथ होगा, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z2 माइनस Z1 का मॉड। ऐसे ही अगर इसको देखें, अगर इन दोनों बीच पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग को बताना है, तो इनका जो मॉडुलस होगा, इनके डिफरेंस का मॉडुलस, वो उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, दैट इज PQ इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं x ऑफ Q दैट इज Z1 माइनस x ऑफ, सॉरी, ऑफ x ऑफ P, या ओके, P एंड Q वॉट एवर कोई भी लिखे, क्योंकि ये मॉडुलस है तो वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। तो फिक्स ऑफ Q माइनस फिक्स ऑफ P। ओके, तो ये जो हो गया हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, और अगर हम लोग का कोई भी एक नॉर्मल पॉइंट्स दिया गया, जैसे ये हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, अगर यहाँ पे एक हम लोग का एक नॉर्मल पॉइंट्स दिया गया है, एक पॉइंट हम लोग लेते हैं P, नहीं सॉरी, अगर पॉइंट एक C लेते हैं, अगर C अगर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? दैट इज मॉड Z माइनस जीरो। ओके, वो क्या होगी? मॉड Z माइनस जीरो। ये क्या होगा? OC के इक्वल होगा, दैट इज मॉड ऑफ Z। ये अगर Z को अगर हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो हम लोग का मॉड Z होगा वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये होगा हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला। और जो नेक्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हम लोग का दिया गया वो क्या है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेकंड है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, हम लोग को क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बताना है। तो अगर हम लोग एक लाइन लेते हैं, ठीक, ये लाइन दे दी हम, इसके बाद हम लोग दूसरा कोई लाइन लेते हैं,
ओके, इजी हो, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक ये पॉइंट लिया है, दैट इज पी एंड दैट इज क्यू, ठीक है। एक पी है, दूसरा क्या है, क्यू दिया गया है। ओके, तो ये जो लाइन है, ये जो रेड लाइन है हम लोग की, ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। और कैसे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और किस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग को क्या बताना है, ये जो लाइन, ये रेड लाइन है उसका इक्वेशन बताना है हम लोग को, ठीक है। तो रेड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं, अगर पी को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करें तो इसको पी ऑफ जेड वन लिखेंगे, और क्यू को लिखें तो क्यू ऑफ जेड टू। ओके, अगर एक कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आर ऑफ जेड पे, ठीक है। अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पहले तो जो हम लोग का डिस्टेंस होगा पी आर, और जो पी क्यू होगा वो आपस में इक्वल होंगे। इनका जो डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो अगर हम लोग आर को एक पॉइंट जेड मान लेते हैं, ठीक है, पी को हम लोग जेड वन माने हैं, क्यू को जेड टू माने हैं। तो अगर हम लोग आर को जेड मानेंगे तो ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा पी और आर, और जो हम लोग का आर और क्यू के बीच का डिस्टेंस होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल आ गया उनका, अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम लोग का एक कंडीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, गिवन हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट इज पी आर इक्वल टू आर क्यू। ओके, तो जो पी क्यू होगा उनका वो क्या होगा, दैट इज जेड माइनस जेड वन का मॉड, एंड दिस इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मॉड। ओके, और अगर इनका हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, उसके बाद इनका हम लोग कॉन्जुगेट को एक्सपेंड करते हैं, दैट इज इसको हम लोग सब लिख सकते हैं जेड माइनस जेड वन स्क्वायर, दिस इज जेड माइनस जेड टू स्क्वायर। ओके, और हम लोग जानते हैं कि जो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज जेड माइनस जेड वन इन ब्रैकेट जेड माइनस जेड वन का होल कॉन्जुगेट, दिस इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट दैट इज जेड माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट। ओके, यहाँ से ये वैल्यू आई है। और अगर हम इसको जो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, दैट इज जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट जेड वन माइनस जेड टू, एंड दिस इक्वल टू जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट माइनस जेड टू इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट। अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे इस इक्वेशन को, दैट इज अगर इक्वेशन वन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ओके, ठीक है, वो ये वैल्यू आएगी। तो इसको अगर हम लोग, दिस इम्प्लाइज जेड जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड जेड वन माइनस जेड टू, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये जो आएगा हम लोग का इक्वेशन, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। then we write hence z lies on the perpendicular bisector of z1 and z2। ओके, वो किस पे लाई करेगा, वो z1 और z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम लोगों ने देखा कैसे इसका फॉर्म होता है इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट है हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज पॉइंट सी। ओके, इज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, यहाँ सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इसको यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, एक लेते हैं, अगर इफ अगर आर जेड मतलब पॉइंट आर है जिसका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट जो अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखें तो वो जेड से होता है,
ये क्या कर रहा है, डिवाइड्स द joining P of Z1 and Q of Z2, okay, in the ratio, sorry, अरे वो साउंड अचानक हाई हो गया था, ओके, एंड here will be solve that is a P of Z1 and Q of Z2, Z2 is the in the ratio M1 ratio M2। हम लोग जानते हैं अगर कोई लाइन दिया गया है, ठीक है, तो लाइन का ये पॉइंट क्या है, दैट इज अ P, और ये पॉइंट Q है। जो पॉइंट R है वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड्स कर रहा है, P और Q को डिवाइड्स कर रहा है, और P और Q को कैसे डिवाइड्स कर रहा है, एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो किस रेशियो में, दैट इज अगर ये M1 है तो ये क्या होगा, M2 होगा, तो ये R ऑफ Z एंड Q इज Z2 एंड P इज Z1, ओके। तो इनका जो फॉर्मूला होगा, इनका जो फॉर्मूला होगा, जो R है वो अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो इसका एक अलग हम लोग जानते हैं सेक्शन फॉर्म में दो होता है, इफ आर डिवाइड्स द लाइन इंटरनली और एक्सटर्नली, तो ये हम लोग का हम लोग इंटरनली की बात कर रहे हैं, ओके। तो जो जेड का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अगर हम लोग का जेड का कोऑर्डिनेट बताना है तो जो जेड का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, z इक्वल टू m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस 2, ओके। इसका अगर हम लोग सेकंड पॉइंट लेते हैं, अगर कोई जो पॉइंट आ रहा है वो टनली डिवाइड कर रहा है, ओके। अगर हम लोग कोई लाइन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ये पॉइंट हम लोग का ई है, ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट आर है। पॉइंट आर क्या कर रहा है, ये जो पी क्यू को है एक्सटर्नली वो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, m2 होगा, और ये जो होल लेंथ होगा वो m1 होगा, ओके, ठीक है। तो जो हम लोग आर को अगर जेड मानते हैं, क्यू को हम लोग Z2 लेते हैं, P को Z1 लेते हैं, तो जो हम लोग का R का कोऑर्डिनेट होगा, जो Z का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो अगर Z का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा m1 Z2 माइनस m2 Z1 दिस डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ओके। ये यहाँ से हम लोग का हो गया फॉर्मूला। अगर हम लोग का यही दिया गया है कि अगर कोई भी एक आर जेड है, ठीक है, एक ये अलग से हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, अगर कोई एक आर जेड है वो क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, पी क्यू का क्या है, वो मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो जो आर जेड की वैल्यू, जो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये कब आएगा, जब आर क्या होगा, वो उसका मिड पॉइंट होगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट यूज क्या है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो यूज ये है, दैट इज अ फोर्थ या डी प्रॉपर्टी। अगर हम लोग एक ट्रायंगल के थ्रू इसको समझते हैं, अगर हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक। ये ट्रायंगल कुछ ये हम लोग का ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो हम लोग को अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना होता है तो हम लोग इसका हाइट ले लेते हैं, इसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, और उनका 1/2 सिंपली हम लोग लिखते हैं, 1/2 बी इंटू लिखते हैं। पर अगर ऐसा नहीं दिया गया हो हम लोग को, ठीक है, अगर हम लोग को ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए गए वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम लोग का ए का कोऑर्डिनेट Z1 दिया गया है, ठीक है, बी का Z2 दिया गया है एंड सी का Z3 दिया गया है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ठीक है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसको अगर हम लोग को फॉर्म करना है तो उसको उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है इफ Z1 Z2 एंड Z3, ठीक है, आर द six of the vertices 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 of a triangle,
ये क्या है, एपेक्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है। देन इट्स एरिया, देन इट्स एरिया, तो इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 1/4 mod ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ z1 z2 conjugate 1 and z2 conjugate and 1, then z3 conjugate and 1, ओके, इसका मॉड, ठीक है। तो हम लोग का क्या दिया गया है, 1/4 मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स में नहीं सॉरी, ये डिटर्मिनेंट में z1 कॉन्जुगेट 1, z2 कॉन्जुगेट 1 एंड z3 कॉन्जुगेट एंड 1, ये दिया गया है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जब हम लोग का ए बी सी दिए गए हैं। ये क्या है, एपेक्स ऑफ द वर्टिसेस है, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग का कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पहले तो पहला जो हम लोग का फॉर्म आएगा इसका क्या है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें तो अगर इक्वेशन ऑफ जैसे हम लोग का कोई भी z1 और z2 दिए गए हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन z1 z2 से पास हो रहे हैं, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग एफेक्ट्स z1 एंड z2, ठीक है। तो हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो z1 z2 से पास हो रहा है, उसको ज्वाइन कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, जेड टी ऑफ इंटू z1 प्लस 1 minus t into z2, okay, and where t belongs to r minus 0, t जो है हम लोग का r minus 0 में बिलोंग करेगा, z इक्वल टू टी इंटू z1 प्लस 1 माइनस टी इंटू z2, ओके। इसका अगर हम लोग प्रूफ देखना चाहें तो सिंपल इसका ये प्रूफ है कि जो इसको अगर हम लोग z इक्वल टू क्या दिया है, टी z1 प्लस 1 माइनस टी z2, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी z1 प्लस 1 माइनस टी z2 दिस डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 माइनस टी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्म है, ये कहाँ से आया, ये आया है हम लोग का सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से आया, सेक्शन फॉर्मूले से ये आया है कि जो z है वो क्या है, टी ऑफ z1 प्लस 1 माइनस टी इंटू z2 प्लस टी प्लस 1 माइनस टी, ठीक है। तो ये जो हम लोग का z है वो क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो z1 z2 को टी और 1 माइनस टी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग का z है वो क्या है, it divides the line joining z1 and z2 in the ratio 1 minus t रेशियो t, ठीक है। तो जो z क्या है वो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। इसको अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग का z1 है z2 है, तो जो इसका इक्वेशन होगा वो z क्या कर रहा है, इसको 1 माइनस टी और t के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। ये पूरा अगर हम लोग टी सॉरी ये पूरा जो हम लोग 1 लेते हैं, ये पूरा 1 होगा, ओके, और ये इतना डिस्टेंस t है, तो ये जो होगा वो 1 माइनस टी होगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पहला तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का, एंड सेकेंड इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। अब इस बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन
तो हम लोग सिंपली देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स having fx z1 एंड z2। ठीक है, z1 z2 दो fx है, उनका जो ज्वाइनिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग को इसमें बताना है तो वो क्या होगा, उसका जो इक्वेशन होगा उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम लोग का एक सॉरी यहाँ पर ये हो गया, सिंपली एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ दैट इज z कॉन्जुगेट 1 एंड z1 कॉन्जुगेट 1 एंड z2 कॉन्जुगेट एंड 1। इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 आएगा। ये जो होगा ये क्या है, हम लोग का नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म दिया गया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग fx z1 एंड z2। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग का ये पॉइंट्स आया है। और एक और बात कर सकते हैं कि अगर जो हम लोग का z1 z2 एंड z3 अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर। ठीक है, तो अगर इनको अगर हम लोग इसमें रखें वैल्यू में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, अगर z1 z2 का कॉन्जुगेट 1 और z3 का कॉन्जुगेट 1, इनकी जो वैल्यू आएगी ये जो आएगी कब, ये तीनों कोलिनियर होंगे। ओके, यहाँ से ये पॉइंट हुआ। अब देखते हैं हम लोग का जनरल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो पहले ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, z1 z2 से पास हो रही है, उसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2, z1 एंड z2 से पास हो रहा है। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, a कॉन्जुगेट z प्लस a z कॉन्जुगेट प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, और a क्या है, a इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज अ रियल नंबर। ओके, ये जो दिया गया हम लोग का ये क्या है, एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि z1 और z2 से पास हो रहा है। पर यहाँ पे जो a है वो किस में बिलोंग कर रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है। और जो हम लोग का b है वो रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। तो जो a की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, a की जो वैल्यू होती है माइनस टाइम्स आयोटा z1 माइनस z2 के इक्वल होती है। और जो b की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, -2 इमेज ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होती है। ठीक है, a और b की यही वैल्यू होती है। ओके, ये a है ये b है, इनको इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और ये इसका जनरल फॉर्म है, इसको ऐसे ही हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग, इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है, जिसको हम लोग कभी और कवर करेंगे। ओके, और दैट इज फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बात की है वो क्या है, स्लोप के बारे में। फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, स्लोप स्लोप ऑफ द लाइन ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, ये इसका अगर हम लोग को स्लोप बताना है इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगर मान लेते हैं ये जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, पहला क्या है, ए z1, उस पॉइंट का नाम है ए, उसका एफिक्स क्या है z1। सेकेंड इज बी z2।
ठीक है, ये 2 पॉइंट से पास करें, तो ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से हम लोग का 2 इक्वेशन आएगा, ए जेड वन प्लस ए जेड वन कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू जेड 0 एंड सेकेंड इज ए कॉन्जुगेट जेड टू प्लस ए जेड टू कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, दैट इज ए कॉन्जुगेट जेड वन माइनस जेड टू प्लस ए जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट। ओके, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट दिस इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आ गया ये क्या है, एक स्लोप का फॉर्म है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है, एक स्लोप का फॉर्म दिया गया है। ठीक है, तो जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा, अगर ए और बी पॉइंट को हम लोग वो करते हैं, जैसे ये ए है ये बी दिया गया है, तो इनका जो स्लोप होगा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्लोप क्या होगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन के फॉर्म में। और एक तो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई है इसी स्लोप में, हम लोग सिंपली देख सकते हैं, अगर कोई भी लाइन, दो लाइन दी गई अगर वो परपेंडिकुलर हैं, उनका जो स्लोप होगा, ठीक है, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर अल्फा एंड अल्फा टू आर द स्लोप ऑफ टू लाइन्स, देन अल्फा वन एंड अल्फा टू आर slope of two lines, then alpha 1 plus alpha 2 equal to 0. This implies perpendicular, ये perpendicular को अप्लाई करता है। और अगर अल्फा वन इंटू सॉरी दैट इज अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू, ओके, अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू है, तो दिस इम्प्लाइज पैरेलल करंट। ओके, अगर अल्फा वन प्लस अल्फा टू है, अगर वो 0 है तो ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये पैरेलल होगा। स्लोप हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, स्लोप का ये फॉर्मूला रहा। ओके, स्लोप दैट इज माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस। ओके, यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का लास्ट फार्मूला। ठीक है, जो लास्ट फार्मूला है वो क्या है, अगर हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, दैट इज अ फिफ्थ पॉइंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, लेंथ of perpendicular from a given point on a given line। ओके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन। ठीक है, किसी एक पॉइंट से किसी गिवन लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अगर हम लोग कोई पी ऑफ जेड वन लेते हैं, जेड वन क्या है, एक एफ एक्स ऑफ, ठीक है, एफ एक्स है, तो जो पी ऑफ जेड वन से ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0 पे क्या डिस्टेंस होगा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो होगा मॉड ऑफ ए कॉन्जुगेट जेड वन प्लस ए जेड वन कॉन्जुगेट प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, ये जो है हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का। पॉइंट क्या है, सी ऑफ जेड वन, लाइन क्या है, ये है, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मॉड ऑफ ए कॉन्जुगेट जेड वन प्लस ए इंटू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस बी का मॉड अपॉन 2a, सॉरी यहाँ ए का मॉड होगा। ओके, ये हो गया हम लोग का, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंटेशन के, सॉरी कॉम्प्लेक्स का यूज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका लास्ट पॉइंट क्या है, सर्कल। ओके, अब हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सर्कल को हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज अ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के थ्रू लिखते हैं। ठीक है,
अगर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग का एक सर्कल हो गया, ओके, और ये इसका ओरिजिन से लाइन, ठीक है। तो ये हम लोग का एक सर्कल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है वो क्या होगा, जेड नॉट। इस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई एक पॉइंट रैंडम लेते हैं जेड, जो कि पी ऑफ जेड होगा, तो जो इनका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो सर्कल को कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, सर्कल को कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। या और एक तो सॉरी, यहाँ पे एक जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल देख सकते हैं, जनरल इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन और सर्कल होता है, इसको हम लोग सिंपली लिख लेते हैं बस। वो होता है जेड जेड कॉन्जुकेट प्लस ए कॉन्जुकेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुकेट प्लस बी इक्वल टू 0, ओके। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल का लाइन हो, ठीक है। और ए क्या है, ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, ठीक है। और जिसका सेंटर होगा, सेंटर एट माइनस ए, ओके। जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस ए पे आएगा। और इसका जो रेडियस होगा, तो अगर हम लोग का जनरल फॉर्म का जो रेडियस होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। और ए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बी रियल नंबर, सेंटर क्या हम लोग का माइनस है, और रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। और सर्कल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ठीक। यहाँ से ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग का लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है, ओके। एक आप एक्स्ट्रा टॉपिक रहे हैं तो उसको भी हम लोग अब कवर कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट ईयर आई आई टी मेंस या एडवांस में पूछा गया, ओके। थैंक यू।